हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसमें जहाँ जहाँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ने वाली है उसको भी हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, एसिड क्या होता है, इधर हम लिख रहे हैं एसिड और इधर लिख रहे हैं बेस। बस आप लोग नोट डाउन करते रहिए इसको, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एसिड क्या होता है, एक ऐसा केमिकल जिसको अगर पानी में डिजॉल्व किया जाए, तो H+ आयन दे, उसको एसिड बोलते हैं। दोज केमिकल विच गिव H+ आयन और H3O+ आयन इनके आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। जो OH- आयन देता है पानी में डिजॉल्व करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या देता है हमें, इट गिव अस H+ आयन या H3O+ आयन्स इन वाटर। पहला डिफरेंस यही है कि जब एसिड को किसी केमिकल को, ठीक है ना, किसी केमिकल को पानी में डाल दीजिए, पानी में डालने के बाद यानी डिजॉल्व होने के बाद अगर H+ आयन दे रहा है, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि हाँ वो एसिड है। H+ आयन नहीं दिया मतलब एसिड नहीं है। तो H+ आयन को ही हम लोग H3O+ आयन कहते हैं। अब इसको पढ़ते क्या है, H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं और H3O+ को इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, H+ को तो हम लोग H+ कहिए या H3O+ कहिए, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि H3O+ या H+ को सिंपल लोग हाइड्रोजन आयन भी बोलता है या हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। तो किसी केमिकल को पानी में डालिए, डिजॉल्व कीजिए, अगर हाइड्रोनियम आयन अगर दिया तो उसको समझिए कि हाँ वो एसिड है। अगर नहीं दिया तो मतलब एसिड नहीं है। ऐसे ही चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, बेस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग एसिड में हम तो ये लिखें कि H+ आयन देगा, H3O आयन देगा, लेकिन बेस में क्या होता है, एक ऐसा केमिकल, ये दोज केमिकल्स विच गिव अस, ठीक है ना, इट गिव अस OH- आयन, ये OH- आयन देता है हमें बेस। अगर किसी केमिकल को आप डाल दीजिए पानी में, अगर OH- आयन दे रहा है मतलब वो बेस है, ठीक है। अब देखिए, OH- आयन को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्या, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसको पढ़ते हैं। ये बता रहे हैं हमको पढ़ते क्या है, यानी OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, मतलब अगर पूरा पढ़ना होगा तो इसको तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये हो गया आपको बेस और एसिड में मेन डिफरेंस हो गया कि कौन क्या देता है हमें। कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस होता है कौन एसिड होता है, तो इसी के थ्रू पता चलेगा। ऐसे ही इसका डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएट कर जाता है। जब हम लोग पानी में डालते हैं ना तो एसिड बेस डिसोसिएट कर जाता है। इसमें देखिए, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ये भी इसका डिफरेंस है, इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एसिड बेस के दोनों में डिफरेंस हो गया ये। अब चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम इधर। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं H2SO4। जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या बना है, किस में ब्रेक हो जाएगा ये, H+, ठीक है ना, प्लस SO4 देखिए यहाँ पे H+ दिया तो मतलब H2SO4 एसिड एक बेस है, एसिड है, क्योंकि H+ दिया है यहाँ पर। बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस अभी हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर जब लोग पानी में डालते हैं एसिड को तो ब्रेक हो जाता है, H+ और SO4 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम HCl को अगर आप पानी में लिए तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। पानी में डालिएगा H+Cl- में, देखिए ब्रेक हो गया, मतलब भी एसिड है कहीं ना कहीं। अगर हम ऐसे ले रहे हैं NaOH, जब इसको पानी में डालिएगा आप तो एक ब्रेक हो जाएगा, किस में, Na+OH-। अब देखिए यहाँ पर OH आया तो मतलब ये बेस है। देखिए इसको जब आप तोड़िएगा डिसोसिएट होगा तो OH- Na+OH- ब्रेक होगा।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बेस हो गया, OH आ गया तो बेस हो गया, H प्लस आया तो एसिड है, BH प्लस आया तो एसिड है। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसको ब्रेक कीजिए तो आप लोग किस में टूटेगा, हाँ उसको ब्रेक कीजिए, देखिए किस में टूट रहा है, हाँ Mg प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, Mg प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इसमें देखिए ना जो दो चीज़ तो है, यहाँ पर Mg है और OH है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप Mg लिख दीजिएगा, ठीक है ना, Mg2 प्लस लिख दीजिएगा और OH माइनस लिख दीजिएगा। यहाँ पर Mg2 प्लस ही क्यों लिखे Mg2 प्लस ही, हाँ Mg का जो वैलेंसी होता है ना 2 होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, और OH का आप देखिएगा ना पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़िएगा तो उसमें एक वीडियो भी डाले, उसको देखिएगा कभी कि OH माइनस आयन, OH का जो होता है ना वैलेंसी क्या होता है 1 होता है, यानी OH के ऊपर -1 चार्ज होता है और Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है ना, इसीलिए ब्रेक, तो बस इस समझाने के लिए हम ये सब लिखे थे कि हाँ देखिए यहाँ पर OH आ जाता है बेस है, OH आ जाता है बेस है, H प्लस आया था एसिड, H प्लस आया था एसिड, बस यही समझाना था और कुछ नहीं। देखिए कुछ चीज़ और बता दे रहे हैं हम आपको, थोड़ा बेसिक चीज़ में जो आगे चल कर काम आएगा, फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। एक चीज़ अभी आप लोग आगे याद रखिएगा कि जहाँ वीक वर्ड यूज होगा ना, वीक, वहाँ पर माइल्ड वर्ड यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलेंगे वीक एसिड, वीक बेस, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस। इस कहने का मतलब ये तो हो सकता है कहीं कहीं आपको वीक, ठीक है ना, वीक एसिड जैसे मान लीजिए मिल रहा है तो आप वहाँ पर माइल्ड एसिड भी बोल सकते हैं, माइल्ड, ठीक है ना, माइल्ड एसिड। अगर आप बस वीक के जगह पर माइल्ड वर्ड यूज करना, अब वीक एसिड हो बेस हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एक वर्ड मिलेगा आपको बाद में। उसके बाद एक समझिए कि अगर हम आपसे पूछे बताइए जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आइए देखते हैं। अगर कोई भी प्योर वाटर होता है ना, यानी H2O, ठीक है ना, H2O क्या, कोई मान लीजिए एकदम प्योर वाटर है, तो जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। बात समझिए, अगर प्योर वाटर को अगर हम लोग ब्रेक करें, हम क्या इसका हेडिंग हो सकता है, वाई डज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई डजंट प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता है, तो उसका रीजन देखिए। जब हम लोग प्योर वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस आयन में टूट गया। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आनी चाहिए कि भाई यहाँ पर H प्लस ही आयन है, OH माइनस भी आयन है, यहाँ पर भर भर कर आयन है, बहुत सारा आयन है और यही आयन तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, तो फिर क्यों नहीं प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है। तो इसका रीज़न देखिए, जितना नंबर इसका होता है ना उतना ही नंबर इसका होता है, यानी इसका नंबर अगर सपोज 50 है, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझाने के लिए, तो इसका नंबर ही 50 होगा। अब आप जानते हैं अगर यहाँ पर +50 और -50 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, बताइए। अरे प्लस में और माइनस में दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होता है, दो वैल्यू हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तो बताइए आंसर क्या आएगा, 0। मैथ में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। तो वैसे ही जितना H प्लस आयन होता है ना, जितना H प्लस आयन का नंबर होता है उतना ही OH माइनस का नंबर होता है, इसीलिए प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। क्या लिखेंगे, व्हेन, लिख लीजिए कहीं लिखना हो तो, व्हेन प्योर वाटर डिसोसिएट, when pure water dissociate into H plus ion and OH minus ion, when pure water dissociate या break लिख सकते हैं, dissociate और break into H plus ion या OH minus ion, then its number be equal, so overall pure water behave as a neutral, overall pure water behave as a neutral and does not conduct electricity। तो ये रीजन है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए ना
कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, तो आप लोग इसको बात को समझ लीजिए, ऐसे लिख देना है। और ये नीचे लिख लीजिए रिएक्शन को, यहाँ पर नीचे जो लिखे हम ये वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ इसको ऐसे तोड़ना है, ब्रेक करना है इसको। कि दोनों का नंबर क्या होता है, इसका इक्वल होता है, नंबर इक्वल होता है और एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देता है ये, ठीक है। हाँ, तो इसका रीजन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हो गया ना। अब देखिए, अब इंडिकेटर के बारे में समझिए। इंडिकेटर क्या हो गया सबका ना, देखिए देखिए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल है जो किसी सब्सटेंस के नेचर को बताता है। इंडिकेटर आर दोज केमिकल विच टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ एनी केमिकल्स अदर केमिकल्स। ऐसा केमिकल जो किसी दूसरे केमिकल के नेचर के बारे में बताता है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। अब नेचर के बारे में इसका मतलब तो नहीं हुआ कि अच्छा है कि बुरा है। नेचर के बारे में बताने का मतलब तो ये नहीं हुआ कि वो बताएगा कि हमें अच्छा है कि बुरा है कि बहुत अच्छा है, नहीं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नेचर का मतलब होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इन केस ऑफ केमिस्ट्री द नेचर मीन्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तब हम क्या बोल चलिए लिखिए कि इंडिकेटर्स आर, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए। इंडिकेटर्स, ठीक है ना, दोज केमिकल्स which tell us about the nature of other chemical, ठीक ना। दोज केमिकल विच टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ अदर केमिकल इज कॉल्ड इंडिकेटर। यानी ऐसा केमिकल जो दूसरे का नेचर बताता है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर नेचर का मतलब यहाँ पर नीचे लिखिएगा, इन केस ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नेचर मीन्स क्या होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसको नोट डाउन कीजिए कि केमिस्ट्री में नेचर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बताएगा कि भाई तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत बुरा हो, नहीं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जब नेचर की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि आपको बताना है कि वो न्यूट्रल होगा कि बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, ये बताना है आपको। देखिए अब टाइप समझना है कि अभी हम लोग पढ़े इंडिकेटर, ठीक है ना। इंडिकेटर के बारे में अब समझना है उसका टाइप। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, इंडिकेटर जो होता है दो टाइप का होता है। एक पढ़ना आपको नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। एक होता है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल के एक और नाम क्या दिया गया है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कहिए या सिंथेटिक कहिए, सिंथेटिक, ठीक है ना, या ह्यूमन मेड कहिए, बातें की सब। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, कौन कौन इंडिकेटर जो नेचुरली मतलब ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है लिटमस पेपर, पहला इसमें क्या लिख सकते हैं आप, लिटमस पेपर। नेचुरल इंडिकेटर में लिख सकते हैं लिटमस पेपर या सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं टर्मेरिक, ठीक है ना। थर्ड लिख सकते हैं रेड कैबेज, इसी में सब है लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड कैबेज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर में आता है। और आर्टिफिशियल में क्या आता है, फेनोप्थेलिन, देखिए तय हो गया। इंडिकेटर का दो टाइप, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो उसमें क्या क्या है, लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड कैबेज, ये सब हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, और फेनोप्थेलिन हो गया आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो गया।
और एक ही एग्जांपल है आपका। और बोलिए क्या क्या इसके एग्जाम्पल में आता है। मेनली आपको एक ही मिलेगा, फेनोल्फथालीन नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा ऑरेंज होता है इसमें? मिथाइल ऑरेंज। हाँ, हाँ तो लिख लीजिए मिथाइल ऑरेंज, इसमें मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हो गया, ये सब हो गया। अब हम लोग इसमें क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगर लिटमस पेपर के साथ एसिड और बेस को डालेंगे तो क्या होगा, इनके साथ एसिड वेसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो बताइए लिटमस पेपर क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है, 2 टाइप का होता है। इसको इरेज करें, हो गया ना, नहीं हुआ अभी। देखिए लिटमस पेपर कैसे बनता है, अगर देखिएगा एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, लिटमस पेपर जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। किस चीज़ से? लाइकेन से बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन क्या होता है? काई, जो काई होता है ना, मान लीजिए आप देखिएगा कि अपने घर के आसपास जो काई लगता है, एक्चुअल में क्या लाइकेन है। ठीक है, तो लाइकेन से क्या लिटमस पेपर बनाया जाता है, इसीलिए तो ये क्या नेचुरल है ना। अच्छा, आप कैसे बनता है भैया? नहीं, इसको बनाया जाता है, लेकिन इसी के हेल्प से बनाया जाता है, इसीलिए इसको नेचुरली कहा जाता है। तो लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। और लिटमस पेपर आपको 2 मिलेगा। ठीक है ना, एक अगर मान लीजिए अगर लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है ना, रेड लिटमस पेपर है, LFP मतलब लिटमस पेपर, तो इस पर अगर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ब्लू को करता है ना। हाँ, बात सही है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ब्लू डाल दें, अगर ब्लू लिटमस पेपर ले लें, ब्लू तब एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब ब्लू लिटमस पेपर पर हम लोग एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर पर अगर बेस डाल दें तो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग ब्लू पर डाल दें बेस तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। इसको लिख लीजिए कहीं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे भी कंफ्यूज करके दे सकते हैं। आप ऐसे दे देगा ब्लू लिटमस पेपर बेस डालेंगे तो क्या होगा, तो आपको लगे अच्छा बेस डालते हैं तो क्या होता है? ब्लू ही होता है, तो फिर ब्लू होता है लिख दें। तो आपको भी ध्यान देना है। हाँ लिख लीजिए, जो भी हेडिंग अपने मन से बना कर लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लिटमस पेपर किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो आप याद रखिए लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा। अब क्या करना है आपको? टर्मेरिक लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मेरिक के बारे में। ठीक है ना, अब ये इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग टर्मेरिक लीजिएगा, हल्दी लीजिएगा, उस हल्दी पर क्या कीजिएगा, आपको कोई भी बेसिक सोल्यूशन डाल देना है। कोई भी बेसिक सोल्यूशन डाल दीजिए। मान लीजिए आपके घर में जो सर्फ होता है ना, जो सर्फ लोग कपड़ा धोने के लिए जो यूज करते हैं, उसको क्या कीजिए, डाल दीजिए उस पर। खुद घर पे जाकर जरूर कीजिएगा आप लोग कि लीजिएगा, थोड़ा हल्दी लीजिएगा, किसी भी सरफेस पर हल्दी छिट दीजिए, उस पर सर्फ लीजिए, घोलकर उस पर डाल दीजिए। देखिए कुछ देर बाद उसका कलर रेड हो जाएगा, रेडिश कलर उसका दिखने लगेगा कुछ देर के बाद। लेकिन उसी पर जब आप लोग नींबू जैसे गिराएंगे ना उस पर, नींबू या कोई भी एसिड वगैरह, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। इससे क्या समझ में आया कि जब हम लोग टर्मेरिक में बेस को ऐड करेंगे तो कलर रेड हो जाएगा, लेकिन जब टर्मेरिक पर हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो नो चेंज। ठीक है ना, तो उसको लिखिए, जब टर्मेरिक पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, बेस, तो क्या हो जाएगा, लगभग रेड कलर का दिखने लगेगा, रेडिश दिखने लगेगा। लेकिन जब इसी टर्मेरिक पर हम लोग, इसको जरूर आप लोग करके देखिएगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। फर्क यही है, थोड़ा सर्फ उस पर डाल दीजिए घोलकर। टर्मेरिक में जब हम लोग एसिड को ऐड करेंगे नो चेंज, कोई कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर टर्मेरिक का कलर रियल में कैसा होता है, गोल्डन, हाँ गोल्डन येलो टाइप का थोड़ा सा होता है, यही होता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको करके देख सकते हैं घर पे जाकर खुद से। तो टर्मेरिक के बारे में हो गया। अब चलिए हम लोग फिनोप्थिलीन इसको देख लेते हैं, फिनोप्थिलीन के बारे में हो गया ये। देखिए नेचुरल इंडिकेटर तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। अब इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि क्या डालने पर क्या होता है। देखिए फेनोप्थिलीन के साथ, जब हम लोग फेनोप्थिलीन के साथ बेस को ऐड करते हैं तो पिंक हो जाता है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किसके साथ हम क्या ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है।
कि फेनोफ्थलीन के साथ अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे, अगर इसमें आप एसिड बेस ऐड कर दीजिए, बेस B4 बेस लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसको लिखिए कि जो हम लोग फेनोफ्थलीन के साथ बेस को ऐड करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लेकिन अगर फेनोफ्थलीन, इसी फेनोफ्थलीन के साथ अगर हम ऐड कर दें एसिड को तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो चेंज। भैया इसमें वीक एसिड वीक बेस पे भी वो पड़ता है क्या? बस थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आप ये लिख सकते हैं कि कलरलेस रहता है, ठीक है ना। इसको नो चेंज या कलरलेस लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो फेनोफ्थलीन को और बेस को हम एक साथ ऐड करते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब फेनोफ्थलीन को एसिड के साथ ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है। एक तरह केमिकल है फेनोफ्थलीन, एक तरह का आर्टिफिशियल केमिकल है और एक तरह का इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको यूज करके पता कर सकते हैं किसी सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिथाइल ऑरेंज, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना, देखिए ऐसे याद रखिए, माई एप्पल, इसको एक तरीका याद कर, माई एप्पल इज, एप्पल किस कलर का होता है, रेड, माई एप्पल इज रेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं माई बनाना, बनाना किस कलर का होता है, बनाना इज येलो। अब देखिए यहाँ पर सुनिए, जब मिथाइल एम से मिथाइल ऑरेंज, एम से मिथाइल ऑरेंज, यानी जब मिथाइल ऑरेंज को देखिए इधर, जब मिथाइल ऑरेंज को हम लोग ऐड करेंगे और एसिड को ऐड करेंगे तो रेड कलर बनाएगा। जब मिथाइल ऑरेंज और एसिड को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और जब मिथाइल ऑरेंज में हम लोग बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी याद हो गया, ठीक है ना। माई अभी आप भूल भी नहीं पाए, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एप्पल रेड ही होता है, जो बनाना होता है, सॉरी एप्पल जो रेड होता है, ठीक है, और बनाना येलो होता है, तो आप सबको पता है, इसलिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या लिखे, माई एप्पल इज रेड, एम से मिथाइल ऑरेंज में जब ए में से एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। जब हम लोग एम से मिथाइल ऑरेंज में, ठीक है ना, एम वाई मतलब पूरा मिथाइल ऑरेंज समझ लीजिए, एम मतलब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ हम लोग बेस को डालेंगे B4 बेस तो येलो हो जाएगा। चलिए लिखिए, देखिए जो नेक्स्ट इंडिकेटर उसके बारे में समझिए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं दिस इंडिकेटर रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए दिस इंडिकेटर, इंडिकेटर आप लिखते चलिए, दिस इंडिकेटर इज रिलेटेड टू स्मेल, यानी कुछ ऐसे। अच्छा बताइए, हम लोग जो पहले वाले इंडिकेटर पढ़े थे वो क्या एक्सचेंज करता था, कलर, लेकिन ये इंडिकेटर स्मेल को ही चेंज कर देगा। अच्छा ऐसा आप जरूर देखे होंगे, लोग जो जाते हैं मार्केट कहीं शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद देखिएगा वो प्याज खाते हैं, नहीं तो इलायची खाते हैं। ऐसा जरूर आप लोगों ने शायद कहीं ने सुना होगा, क्यों वो लोग खाते हैं ऐसा, यानी उसके जो मुंह में जो मान लीजिए शराब पिए हैं तो उनका मुंह कैसा महकेगा, ऑब्वियसली शराब की तरफ महकेगा। तो वहीं अगर प्याज खा लेंगे या कोई इलायची वगैरह खा लेंगे तो उनके जो मुंह का जो स्मेल होगा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो लोग कुछ इसी का यूज करते हैं अपने स्मेल को, मुंह के जो स्मेल को चेंज करने के लिए, ताकि घर पे जाएंगे तो किसी को पता ना चले कि हमने शराब पी कर आया है, ठीक है ना। इसलिए अब इसमें कौन कौन ऐसा इंडिकेटर है जो स्मेल को ही चेंज कर देता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप ओनियन, ये तो सबको पता है कि भाई ओनियन से स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा हो गया क्लोव ऑयल, जिसका हिंदी नहीं पता होगा बोलिएगा, हम लिख देंगे क्लोव ऑयल, ठीक है ना। क्लोव ऑयल हो गया, इसका होता है लौंग का तेल, लौंग का तेल, जो लौंग का तेल नहीं होता है, सुने होंगे आप लोग शायद, लौंग का तेल, ठीक है ना। ये होता है कार्डामन, कार्डामन मतलब इलायची, इलायची सब लिख लीजिए, ठीक है ना। और एक और होता है वेनिला, तो वेनिला बस इसको वेनिला फ्लेवर नाम सुने, वेनिला फ्लेवर, केक कोक आता है, आइसक्रीम वगैरह आता होगा, सुने होंगे। तो ये सब आपका हो गया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्मेल को ही चेंज कर देता है, इसे कलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्मेल को ही चेंज करेगा।
अब देखिए एक और चीज़ आप सुने होंगे कि शायद आप पता ना सुने हो कि नहीं, कि जब पका हुआ कटहल खाया जाता है ना तो घर के लोग क्या बोलते हैं कि अगर पका हुआ कटहल खाकर अगर आप मान लीजिए अगर आप घर के बाहर कहीं सो जाइएगा तो आपके आसपास सांप आ जाएंगे। सुने हैं कभी? तो लोग क्या बोलता है कि प्याज खाकर सो जाओ, तुम लोग प्याज खाकर सो जाओगे तो कटहल का जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, जो उसका जो स्मेल है खत्म हो जाएगा, तो हमारे आसपास सांप वगैरह नहीं आएगा। एक मतलब हम तो सुने हैं, लोग कहता है सब गांव में लोग ऐसे लोग मानता है, ऐसा कहता है। तो क्यों सब ये वो फैक्ट्री इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए इतने सारे इंडिकेटर के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल लिखते चलिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर जो नेचर को डिटेक्ट करता हो, यानी किसी केमिकल का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसको भी बताता हो। इसके साथ साथ वो स्ट्रेंथ को भी बताता हो। स्ट्रेंथ को भी बताने वाले को ही हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो नेचर को बताए और साथ स्ट्रेंथ उसके पावर को भी बताए, उसका पावर क्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा दोज इंडिकेटर which tell us about the both nature and strength of chemicals, acidic, basic and neutral। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा केमिकल केमिकल्स यहाँ पर स्टॉपियस लगा लीजिएगा, या इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं। इस लाइन को चाहें तो यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ तक रहने दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल्स रहने दीजिए। ठीक है ना, इसको चाहें तो हटा दें, अभी आप लोग नहीं लिखे हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत भी नहीं इस लाइन का, बस इतना ही क्या स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल का स्ट्रेंथ को, ऐसा केमिकल जो किसी दूसरे केमिकल के नेचर के बारे में बताता है। पहला 2 पॉइंट बताना चाहिए, नेचर यानी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है नेचर में। उसके बाद स्ट्रेंथ मतलब पीएच, उसका पीएच क्या है, पीएच 7 से कम है या पीएच 7 से ज़्यादा है। ठीक है ना, ये भी बताना चाहिए। अगर दोनों बताएगा तभी यूनिवर्सल उसको बोलेंगे, अगर एक बताएगा तब नहीं बोल सकते हैं, तब सिंपल इंडिकेटर बोल देंगे। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक बना रहे हैं स्केल। यहाँ पर स्केल आप नाम सुने होंगे, पीएच स्केल के बारे में आप लोग सुने होंगे, पीएच स्केल। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, बनाइए आप लोग बनाते चलिए। यहाँ पर 1 0 से होता है ना, क्यों से होता है, 0 से होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीएच स्केल। अच्छा, इसका कलर ऑफ कलर कैसे होता है, अभी हम लोग पढ़े थे विबजियोर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही आपको यूज करना है, यहाँ से यूज करना है विबजियोर। ठीक है ना, और मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से जब यहाँ तक आप पहुँचिएगा तो यही सब कलर आपको दिखाई देगा, यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेगा तो यही सब कलर आपको दिखाई देगा। यानी कुछ दूर तक भी मिलेगा, उसके बाद आई मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, ऐसे फिक्स नहीं है कि इतना ही दूर बिल नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसका डिमार्केशन नहीं है कि भाई इतना ही तक मिलेगा भी नहीं। ऐसे भी यहाँ शुरू होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा, जैसे खत्म होगा आई इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंडिगो खत्म होगा ब्लू स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। अब देखिए इसका नाम क्या है, पीएच स्केल। अब यहाँ पर इस पी का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर देखिए पी का मतलब होता है पोटेंज, पी का मतलब होता है पोटेंज, पी फॉर पोटेंज, या पोटेंज का मतलब होता है पावर, पोटेंज मतलब पावर या स्ट्रेंथ। देखिए पीएच होता है पीएच, तो पी मतलब पोटेंज कहिए या पावर कहिए या स्ट्रेंथ कहिए, एच मतलब हाइड्रोजन। तो ओवरऑल कह सकते हैं जो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको नोट डाउन कर लीजिए,
पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। जो पीएच स्केल होता है वो क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। इसका फुल फॉर्म देखिए, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। कौन ये बोला? ये पीएच स्केल है। बुक में देखिएगा, इसका फिगर बनाया होगा जरूर, बुक में निकाल देखिएगा। ऐसा कुछ फिगर होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं। इतना हो गया तो नीचे वाला इरेज करते, थोड़ा नीचे भी कुछ लिखना था, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम नीचे वाला इरेज करके और बताते हैं। देखिए ये हो गया, इसको अब इरेज कर देते हैं। अगर नीचे कुछ बताना है इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दीजिए आप। 2 1 0। देखिए क्या होता है ना कि जो 7 पर होता है ना, अगर मान लीजिए किसी केमिकल में आप क्या डाल दिए आप उसको आप मेजर किए, उसका पीएच अगर मान लीजिए 7 आ गया, इसका मतलब वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। और इसका मतलब क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। और उसको अगर 7 से कम, अगर 7 से कम आएगा तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक। बस यही इसमें लिखना है, नोट डाउन कर लीजिए, एसिडिक। अगर किसी केमिकल का पीएच अगर 7 आएगा तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, अगर 7 से कम आएगा तो उसे एसिडिक बोलेंगे, और 7 से ज़्यादा आएगा तो क्या बोलेंगे? उसको बेसिक बोलेंगे। यही तो समझना है, पीएच पर डिपेंड करता है। अगर पीएच डिसाइड करता है कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर पीएच 7 होगा, देखिए 7 है, आप लिखे 7 तो न्यूट्रल होगा। 7 से कम पीएच होगा एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है ना बेस का, उतना ही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखिए यहाँ पर जो एसिड होगा ना, यहाँ पर जो एसिड होगा ना, यहाँ पर वो क्या होगा? एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कहने का मतलब जिसका पीएच जितना ही कम एसिड में, जिस एसिड का पीएच कम, बात समझिए, जिस एसिड का पीएच कम होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना? वैसे ही आप देखिए, जैसे से आप इधर मूव कीजिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है ना 14, तो ये सबसे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और आपका HNO3 हो गया, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस में आप NaOH, KOH, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लीजिए, कोई भी एसिड जैसे H2SO4, HNO3, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लीजिए, हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इधर जो यहाँ पर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन जो लास्ट में होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद रखना है कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है एसिड का स्ट्रेंथ घटता है, घट रहा है ना। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इसे कम यहाँ पर, इसे कम यहाँ पर, इसे कम यहाँ पर, बहुत कम हो जाएगा इसका पावर एसिड का। लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ता है बेसिक का नेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे करते यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया इंडिकेटर से रिलेटेड जितने भी बातें थी हो गई। अब हम लोग जो अगले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा जो भी बचा हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है?